पिजिन्स एट डे ब्रेक बाय अनीता देसाई। हिंदी अनुवाद। अनीता देसाई जो 1937 में पैदा हुए थे, भारतीय उपन्यासकार और लघु कथाकार के रूप में जाने जाते हैं। वैसे तो इन्होंने बहुत सारे विषयों पर लिखा है। उनके मुख्य विषय जो हैं विभिन्न अजीब परिस्थितियों में मानवीय प्रतिक्रियाएं हैं। उपन्यासकार के रूप में इनके दो उपन्यास क्राई द पिकॉक और वॉइसेस इन द सिटी बहुत प्रसिद्ध हैं। इनके लिखने की जो शैली है उदास, चिंतनशील और मनोविश्लेषणात्मक है। इन्होंने कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीते हैं। और ये पिजन्स एट डे ब्रेक कहानी में श्री अमूल बसु मुख्य पात्र है और इनकी पत्नी ओतिमा, उनके बाद और इनका एक दोता है निखिल और एक और पात्र बुल्लू जो इनका एक पड़ोसी है। ये मुख्य पात्र हैं इस कहानी में। अगर कहानी के परिचय की बात करूं, परिवार और मानवीय रिश्तों की ताकत के बारे में बताया गया है। दुख के दौरान प्यार और देखभाल का महत्व। ओतिमा ने अपना पूरा जीवन अपने पति श्री बसु की देखभाल के लिए समर्पित कर दिया है। यहाँ हम देखते हैं कि ये जो ओतिमा है उसके अपने हस्बैंड की केयर करती रहती है। लीजिए अब पूरी कहानी पढ़ते हैं। मिस्टर बासु ने सोचा कि उनके सबसे खराब दुखों में से एक स्वयं अखबार को पढ़ने में असमर्थता थी। उसे अपनी पत्नी से पढ़वाना पड़ता था। वह बुरी तरह नियंत्रित संयम के साथ देखता था, जिससे उसके मुंह का कोना अचानक और ऊपर की तरफ धंस जाता था, क्योंकि वह जब अपने चश्मे को पूरे फ्लैट में ढूंढती थी और उसे बाथरूम में नहाने की जगह के ऊपर मिलता था, वह वहां अपने चश्मे के साथ क्या चाहती थी। जब उसे चश्मा मिलता तो वह अखबार खो चुकी थी। जब उसे अखबार मिलता तो वह ग्रीस वाला होता, क्योंकि उसने उसे चूल्हे के पास छोड़ दिया था जिस पर मछली फ्राई कर रही थी। उसे याद आया कि कहीं मछली पककर न जल जाए। आप अपने दोपहर के भोजन के लिए जली हुई मछली नहीं चाहते हैं? जब उसने बुलाया तो वह चिल्लाई। फिर वह वापस बैठ गया अपनी लंबी पीठ वाली बैत की कुर्सी पर, अपने हाथों को अपने पेट के ऊपर से मोड़ दिया और यह महसूस किया कि अगर उसने अपना थोड़ा सा भी मुंह खोला तो वह गाली के साथ चिल्लाएगी। इसलिए उसने इसे कसकर बंद रखा। जब वह आखिरकार अपने काम को खत्म कर चुकी होती तो वह स्टोव से बाल्टी, शेल्फ, टेबल, अलमारी से किचन की ओर बढ़ते हुए बालकनी से निकलते हुए अखबार के साथ चश्मा लेकर आई और कहा, क्या तुम अब खबर सुनने के लिए तैयार हो? अब उसने कागज फाड़ने की आवाज के साथ अपने होठों को अलग करते हुए कहा, मैं तैयार हूं। लेकिन ओतिमा बासु ने इस तरह की आवाजें, इस तरह की विडंबना और संकट को कभी महसूस नहीं किया था। काम पूरा करने के बाद वह काफी खुश महसूस करती थी और आधे घंटे आराम से बैठने के लिए वो खुद को एक केन स्टूल से टिका लेती थी। वह सफेद सूती बड़ी कोमल गद्दी जैसी लग रही थी। तेल से सने बाल और सोने की चूड़ियां अपनी पिछली हिंदी फिल्म से धुन को गुनगुनाती हुई उन्होंने अपनी कोमल गोद में अखबार खोला और सुर्खियां बटोरना शुरू कर दिया। अमूल बासु तकलीफ के बावजूद आगे झुक गया। वो अपनी आंखों से जोर लगाने लगा ताकि दिलचस्प खबरों को देख सके, क्योंकि वह विश्वास नहीं कर सकता था कि यह इतना ही था जो अखबार में दिया गया था। चावल तस्करों को पकड़ा। वह अखबार पढ़ती है लेकिन तुरंत अपने खुद के विचार देने लगती है। वे क्या उम्मीद कर सकते हैं? हर कोई जानता है कि भूमि में पर्याप्त चावल है। यह जमाखोर और कालाबाजारी करने वाले हैं जो इसे हमसे छुपाए रखते हैं। स्वाभाविक रूप से लोग कानून तोड़ेंगे और तस्करी करेंगे। और क्या, और क्या? मिस्टर बासु ने उस पर तंज करते हुए पूछा। कागजों में और कुछ नहीं? उसकी अपनी आंखें ऊपर नीचे घूम रही थी। स्टील रिम वाले चश्मे के पीछे बहुत गोल और चमकदार लग रही थी। दिल्ली एयरपोर्ट में ब्लू बुल मैनस को नशीली दवा से हल किया जा सकता है। नीले बैल? नीले बैल? मिस्टर बासु को अपनी कुर्सी से लगभग लुढ़कते हुए। नीलगाय? क्या मतलब? नीलगाय? नीलगाय क्या है? आप सही नहीं पढ़ रहे हैं। मैं सही पढ़ रही हूं।
उसने विरोध किया। तुम्हें लगता है कि मैं नहीं पढ़ सकती हूँ? क्या मेरी बीए ने स्कूल और कॉलेज के दौरान दोनों बच्चों की मदद नहीं की? और आपको लगता है कि मैं पढ़ नहीं सकती? नीले बैल, इसे यहाँ कहते हैं, नीले बैल यह है। नहीं हो सकता, वह बड़बड़ाया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उत्साहित अपनी कुर्सी पर पीछे हट गया। प्रिंटिंग मिस्टेक होना चाहिए। बैल, भैंस, बछड़े और बुलबुल होती है, लेकिन नीले बैल के बारे में किसने सुना है? नील गाय, क्या उनका मतलब है? लेकिन वह जीव लगभग विलुप्त है। हवाई अड्डे पर कोई कैसे हो सकता है? यह सब किसी की कल्पना मात्र हो सकती है। ठीक है, मैं पढ़ना बंद कर देती हूँ अगर आप ऐसा चाहते हैं। आप जानते हैं कि मेरे पास रसोई में करने के लिए पर्याप्त काम है। मिस्टर बासु ने उसे धमकी देते हुए अखबार लेने और पढ़ना जारी रखने के लिए कहा। इस हफ्ते क्या तस्वीरें आई? मुझे आश्चर्य हुआ। वह आंशिक रूप से जारी रही क्योंकि वह उसके लिए रुचिपूर्ण विषय था और थोड़ा उसने सोचा कि यह एक सुरक्षित विषय है। तेरी मेरी किस्मत, एक दुखी पत्नी के दिल को छू लेने वाली गाथा। नहीं नहीं, दो दोस्त जिसे 3 फिल्म फेयर पुरस्कार मिल चुके हैं। बस कृपया ओतिमा समाचार। मिस्टर बासु ने उसे याद दिलाया कि उसने कहा, आपको कुछ भी नहीं सूझ रहा है तो मैं कुछ और पढ़ देती हूँ। और गठिया की दवा आपकी समस्या नहीं है। सुपारी कैंसर का कारण बनती है। मुझे पता है कि कम से कम 100 लोग सुपारी चबाते हैं और उतने ही फिट होते हैं। ठीक है ठीक है, और क्या? तब आपको किस खबर में दिलचस्पी है? वो भड़क गई, लेकिन तुरंत थम गई और खबरें देखने लगी। ऐसा करते हुए आराम से अपने पैर के तलवे को खरोंचने लगी। असम में बाढ़, महाराष्ट्र में सूखा, कब नहीं है। 200 हैजे की मौत। एक महिला और उसका बच्चा चमत्कारिक रूप से बच गए जब उनका घर ढह गया। पत्नी की हत्या के लिए पति को गिरफ्तार किया गया। देखो तो, वह उत्तेजित होकर रोई। फिर एक बार, कितनी बार यह घटित होता है? पति और सास को कांति भाई के कपड़ों पर मिट्टी का तेल डालने और सोते समय आग लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। हाँ, यह है कि वे हमेशा ऐसा करते हैं। क्यों? संभवतः दहेज ने उन्हें संतुष्ट नहीं किया। उन्होंने एक नई बहू पाने की उम्मीद की होगी। वह कराह कर वापस कुर्सी पर बैठ गया। वह जानता था कि अब उसे कोई नहीं रोक सकता था। 2 सिर वाले बच्चों या 5 पैर वाले बछड़ों की कहानियों को छोड़कर। हत्या और अत्याचार के किस्से के रूप में अलावा उन्हें किसी से प्यार नहीं था, और उसके पति का दौरा या मछली विक्रेता के दरवाजे पर पहुंचने के अलावा उसे कुछ भी उसे विचलित नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि उसने खुद को अपनी कुर्सी से बाहर कर लिया और अपने पिंजरे में तोते को खिलाने के लिए बालकनी के दूसरे छोर तक दूर जाकर हरी मिर्च या उसके 2 पत्तों को खिलाया, जबकि उसकी पत्नी को इसका एहसास भी नहीं हुआ। लेकिन जब वह उस आकर्षक वस्तु के अंत तक पड़ी थी तो वह एक और विधि निर्माता की तरह एक आवाज में पड़ती जिससे उसके पति ने बिना इच्छा के सुना। बिजली को तत्काल मरम्मत के रूप में बंद कर दिया जाएगा। दरियागंज और कश्मीरी गेट क्षेत्र में 21 मई को शाम 8 बजे से सुबह 6 बजे तक लाइनें मरम्मत की जाएंगी। माय गॉड, वह आज है? आज रात बिजली नहीं? वह गूंज उठा। हरी मिर्च को पिंजरे के फर्श पर गिरने दिया जहां अन्य ने पेश की थी और मिर्च को सड़ते हुए ढेर में डाल दिया। फिर मैं कैसे सोऊंगा? वह डरकर हाँफने लगा। बिना पंखे के इस गर्मी में, और पहले से ही उसके डायफ्राम में धंसता हुआ था। उसकी छाती उठती है और गिर जाती है क्योंकि सांस के लिए वो खड़ा था। अपना गला पकड़े हुए उसने अपने आप को वापस कुर्सी पर गिरा दिया। ओतिमा, ओतिमा, मैं सांस नहीं ले सकता, उसने विलाप किया। उसने अखबार को दूर रखा और जलन और घबराहट के साथ उठी, जैसे एक बीमार बच्चा अपनी थकी हुई माँ को जगाता है। मिस्टर बसु ने भी ऐसा किया। वह खुद ठीक थी। उसके तेल से सने चेहरे पर शिकन नहीं थी।
उसके सिर पर बुरे बाल थे, मक्खन की तरह चिकनी, केक के रूप में गोल। जीवन अभी भी उसके लिए मनोरम हो सकता था यदि यह अस्थमा जो उसके पति को पीड़ित करता था और उसे लगता है 60-70 पर लगभग निस्तांतरण। मैं तुम्हें अपना इन्हेलर ला कर देती हूँ, चिंतित मत हो, बस चिंतित मत हो, उसने उसे बताया और अपने इन्हेलर और कोर्टिसोन को खोजने के लिए हलचल की। जब वह उन्हें अपने पास ले गया तो उसने अपने सिर को इन्हेलर की तरह छोड़ दिया, जैसे उसका यह एकमात्र सहारा हो। उसने उसे उन्मत्त हाथों से पकड़ लिया, लगभग उसे जकड़ लिया। उसने उसे देखते हुए अपना सिर हिला दिया। आप खुद को इतना परेशान क्यों होने देते हैं? उसने खुद को उस खास खबर को पढ़ने के लिए कोसते हुए पूछा। यह इतना बुरा नहीं होगा। शहर में बहुत से लोग बिजली के पंखे बिना सोते हैं, अधिकांश ऐसे ही सोते हैं। हम प्रबंधन कर लेंगे। क्रोधित होकर, तुम तो काम चला लोगी, लेकिन मैं। अब उसे कोई सुखदायक नहीं लग रहा था। वह जानती थी कि दमा के एक पूर्ण विकसित हमले के पहले भयावह चरण में वह कल्पना की सांसों से कितनी तेजी से आगे बढ़ेगी। उसकी छाती पहले से ही गर्म थी। उसने कल्पना की कि उसके पास सांस लेने के लिए कोई ऑक्सीजन नहीं बची है, कि उसके फेफड़े ढह गए हैं और किसी भी हवा में नहीं जा सकते। वह धुलाई के उन तारों को देखता था जो बालकनी के अंत तक लटका हुआ था। फर्नीचर का अति प्रवाह जो इसे बंद कर दिया गया था, इसके पिंजरे में सूची रहित तोता, अन्य सभी भीड़, धुलाई लटका बालकनियों का दृश्य, ऊपर और नीचे लंबाई सड़क के, और महसूस किया कि हवा में कोई ऑक्सीजन नहीं बची थी। बाहर छज्जे पर रुको, अंदर से थोड़ा ठंडा है, उसकी पत्नी ने शांति से कहा, और उसे छोड़ अपना काम निपटाने चल दी। आमतौर पर वह मछली बेचने वाले के साथ मोलभाव करती थी जो उनके फ्लैट में टोकरी में बैक्टी के साथ दरवाजे पर आता है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने कुछ काली मछली और थोड़ा गुलाबी झींगरों की आज उसने खरीदारी की और उसे तुरंत भुगतान कर दिया। वह बालकनी में लौटने की जल्दी में थी। उसने पूछा, अपने पति को नीचे कुर्सी पर ढेर अवस्था में देखती पूछा, आप ठीक हैं? जो उनके होठ कड़े हो गए और जवाब में सफ़ेद हो गए। वह उठती है और रसोई घर में मसालों को छांटने के लिए चली गई। बड़े कंटेनरों से उन्हें छोटे कंटेनरों में डालने के लिए, जो खाली थे उन्हें भरने के लिए, और जो भरे हुए थे उन्हें खाली कर दिया। उसने अपनी साड़ी के पल्लू से उन्हें चमका दिया। उसे अपने पति की चिंता थी। वह अपनी बीमारी में मूर्ख और असंगत लग रहा था। वह उसे उसकी पीड़ा को छोड़ नहीं सकती थी, चाहे वह वास्तविक हो या कल्पना। जब डाकिया उनके पास उनके बेटे से भिलाई से एक पत्र लाया तो मिसेस बासु ने स्टील मिलों पर उनके काम पर लड़के की रिपोर्ट पढ़ी। पिता ने कहा कि कुछ भी नहीं है, लेकिन शांत लग रहा था और वह सक्षम था। उसके बाद उसे थोड़े से चावल और मछली के झोल खाने के लिए दिया, जिन्हें डॉक्टर के हिसाब से हल्के से तैयार किया गया था। जैसे उसने मेज से बर्तन हटाए थे, यह बालकनी बहुत गर्म है, थोड़ा आराम करो। आराम? उसने उस पर झपट्टा मारा, लेकिन बेडरूम में घुस गया और उसे सभी तकियों और सहारों के साथ अपना बिस्तर बनाने की इजाज़त दे दी, जो उसे सपाट लकड़ी के बिस्तर पर लगभग बैठने की स्थिति में रखता था। वह शिफ्ट हुआ और कराता रहा, क्योंकि उसने यहाँ एक गोल तकिया को रख दिया ताकि वो आराम से सो सके। लेकिन उसने सोचा कि उसने उसके लिए कुछ किया है, जबकि उसने उस पर फिल्म और महिला पत्रिकाओं के पन्ने पलटती रही और सोचा कि उसकी आंखें नींद में वास्तव में बंद थी और उसकी सांस लगभग इतनी ही चल रही थी जितने की उनके ऊपर लगे बिजली के पंखे की धीमी परिक्रमा। पंखे को तेल देने की जरूरत थी। इसने हर चक्कर के साथ ध्वनि को परेशान करने वाला बना दिया था, लेकिन इसके ऊपर चढ़ने और तेल लगाने और सफाई करने वाला कौन था? इतना आसान नहीं है कि जब किसी के पति बूढ़े और बीमार हों तो यह काम करना आसान है। उन्हें जमाई ली, वह लुढ़क गई। जब वह उसे अपनी दोपहर की चाय ले आई तो उसने पूछा, अच्छी नींद आई? जिससे उसे गुस्सा आ गया। वह कभी नहीं सोता था। वह बोला, उसके हाथों से कप ले रहा था और कुछ चाय छिड़क रहा था। अगर कोई सांस नहीं ले सकता तो कैसे सो सकता है?
और वह अपनी जिद पर थोड़ी मुस्कुराहट के साथ चली गई। लेकिन बाद में उस शाम को वह वास्तव में बीमार था। उसका दम घुट रहा था, सांस लेने में असमर्थता के साथ साथ एक प्रशंसक के बिना गर्म रात की संभावना पर आतंकित था। मैं क्या करूंगा? वह हवा के लिए कोशिशों के बीच कराहता रहा जिसने उसके शरीर को हिलाकर रख दिया। मैं क्या करूँगा? मैं आपको बताती हूँ, उसने अचानक जवाब दिया और राहत में अपने चेहरे से पसीना पोंछ लिया। मैं आपका बिस्तर छत पर ले जाऊंगी। मैं इसे करने के लिए अगले दरवाजे से बुल्लू को बुला सकती हूँ। आप आज रात खुली हवा में सो सकते हैं। यह अच्छा होगा ना? यह अच्छा रहेगा। उसने छत पर खुली हवा में बिताने के भाव से खुश हो गई जैसे वो जवानी में किया करते थे। और सीढ़ियों से ऊपर नीचे चढ़ना उनके लिए कुछ भी नहीं था और पड़ोसियों के आने का बहाना था और उन्हें आने के लिए एक छोटी सी बातचीत करते हुए और उनके लिए रस्सी वाली चारपाई ले जाने के लिए। बेशक मिस्टर बासु ने एक विरोध किया और एक बड़ा उपद्रव किया और खांसते हुए थूक दिया और कहा कि वह संबद्ध स्थिति में नहीं जा सकता है या किसी के द्वारा स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। लेकिन उसने जोर दिया और उसे अनदेखा करते हुए व्यवस्था करने के लिए बाहर चली गई। बासु वर्षों से छत पर नहीं गया था, जबकि उसकी पत्नी और बुल्लू ने उसे सीढ़ियों पर चढ़ाया, उसे सहारा देते हुए और अपने कंधों से ऊपर उठाते हुए जैसे कि वह कुछ बेजान थैला था जिसमें कुछ नाजुक और मूल्यवान था। उसने सोचने की कोशिश की कब वो पिछली बार ऊपर छत पर गया था, जो अब एक यातनापूर्ण लग रहा था। उसे चोटी पर स्थित हर दरवाजे पहुंचना था। उन्होंने गर्मियों की रातों में बहुत पहले ही रात को सोना छोड़ दिया था। बुढ़ापे या कमजोर घुटनों के कारण वास्तव में अगले छत पर पड़ोसियों के साथ अपने सदा के झगड़े के कारण केवल एक टूटी हुई लकड़ी की जाफरी से अलग हो गए। वे ऊंची आवाज पर रेडियो के चलाने के आदी थे। कभी कभी वह आदमी नशे में होता था और अपनी पत्नी को सताता था। यह असहनीय था। ओतिमा ने अपने पति से रात रात भर विरोध करने का आग्रह करती थी। अगर वो बासु की छत पर आने में कामयाब होता तो वो इसे लगभग मार डालता। ये तो उसके अपने बेटों और बेटियों द्वारा ऐसा करने से रोक लिया। अगली रात वे और भी आक्रामक थे। अंत में बासु को सीढ़ियों से नीचे उतारने और अपने बंद कमरे में सोने के लिए मजबूर हो गए। लगातार छत के पंखे के नीचे वायुहीन कमरा, कम से कम यहाँ एकांत था। पहली कुछ बेचैन रातों के बाद उन्होंने सोचा कि कैसे उन्होंने कभी बाहर सो रही जनता के साथ और उसकी गड़बड़ी इसके उपद्रव को सहन करते थे, जैसा कि ओतिमा ने इसे एक प्रभावी शब्द मानते हुए अंग्रेजी में कहा था। जब वह उसे आखिरी सीढ़ी पर हरे दरवाजे तक ले गए तो वह ऊंची आवाज में कराह उठा। यह कोई आखिरी बार नहीं थी जब वह छत पर आया था। जैसा कि बुल्लू ने दरवाजा खोला, वह बहुत बुरा तरीका था। वहां नगर का आकाश दिखाई देने लग। बासु ने याद किया कि कैसे नहीं इतने साल पहले उन्होंने अपनी बेटी चारू के बेटे को हाथ में लेकर उसे कबूतरों के बसेरे को दिखाने लाया था, जो रेशम और हाथी दांत के पंखों जैसे लग रहे थे। लड़का खामोशी से देख रहा था, अपने नाना के अंगूठे पर खुशी से झूम रहा था। इसकी स्मृति ने उनके कराहों को चुप कर दिया, क्योंकि उन्होंने उसे बिस्तर पर उतारा जो उन्होंने पहले किया था और अपनी कई तकियों और बोल्स्टर्स के साथ फैला हुआ था। वह वहीं बैठ गया, अपनी सांस वापस ले रहा था और निखिल के बारे में सोच रहा था। वह निखिल को दोबारा कब देखेगा? वह उस बच्चे को अपना अंगूठा फिर से पकड़ने के लिए क्या नहीं देगा और उसके साथ टहलने जाएगा? ठीक समय पर 8 बजे बिजली बंद कर दी गई। दरियागंज को तुरंत परछाइयों के एक डिब्बे में तब्दील हो गया ताकि कन्नाट प्लेस की दूर की चमक इतनी हो मानो क्षितिज को आग लगी हो। ट्रैफिक ने नीचे और नीचे की सड़कों पर प्रकाश की लंबी धारियां बन रही थी। बासु आकाश के गुंबद को देखते हुए, जो बिल्कुल अभेद लग रहा था, गर्मियों की धूल से घिरे हुए यह जगह नीचे के कमरे जैसे वायुहीन लग रही थी। निखिल निखिल, वह रोया जैसे कि बच्चे से कोई मदद हो सकती है। रस्सी की चारपाई पर उसे कोई सुकून नहीं मिल सकता था। उन्होंने शिकायत की कि उनके भारी शरीर एक झूले के रूप में उसमें डूब गया जिससे रस्सियां उसे काट रही थीं।
वह उस डगमगाने वाले जाल में ऐसे फंस गया था जैसे मरती हुई मछली, हवा के लिए हाँफता हुआ। यह घर के अंदर की तुलना में कोई ठंडा नहीं था। उन्होंने शिकायत की कि थोड़ी सी भी हवा नहीं थी और धूल उसका दन चोंट रही थी। ओतिमा ने जल्द ही उस हल्की फुल्की हंसी को खो दिया था जो इस अनछुए दृश्य में बदलाव के साथ आई थी। वह तकिए के चारों ओर घसीटते हुए और बोल्स्टर्स को ऊपर उठाते हुए थक गई, जिसने उसे बैठने की स्थिति में मदद मिली और फिर से एक क्षैतिज स्थिति में उतारा। उसे अपनी दवाइयाँ दी, उसे एक ताड़ के पत्ते के साथ पंखा करने में और अंततः उसके कराहने के साथ साथ चूस भी दिया। अंत में उसने हार मान ली और अपने खुद के रस्सियों वाली चारपाई पर गिर गई। वहां थक कर सो गई और नींद के लिए ट्रैफिक की आवाज़ से भी सो न पाई। रात भर उनके पति कराहते रहे और हवा के लिए हाँफते रहे। सुबह होने तक यह इतना बुरा था कि उसे उठकर अपनी छाती की मालिश करनी पड़ी। जब लंबे और धैर्यपूर्वक काम किया तो यह उसे राहत देने वाला लग रहा था। अब थोड़ी देर लेट जाओ, मैं जाकर और आपके सिर के लिए कुछ बर्फ का ठंडा पानी लाती हूँ, उसने कहा, उसे बिस्तर पर लिटाते हुए और धीरे धीरे गिरने वाले नम कपड़े के कुछ बंडल की तरह सीढ़ियों से नीचे चली गई। उसकी आंखें डबडबा गई और बुरे तरीके से थक गई थी। उसे यह देखकर हैरानी हुई कि उनके फ्लैट में रोशनी हो रही थी। तभी उसे पंखे की टिक टिक सुनाई दी। जब वह छत पर गई तो वह उसे बंद करना भूल गई थी और ऐसा लग रहा था कि बिजली फिर से चालू हो गई थी, इससे पहले कि वे उम्मीद करते थे। इसकी राहत ने उसकी ऊर्जा को एक ही झटके में वापस ला दिया। वह सीढ़ियों से उखड़ गई। मैं उसे नीचे लाऊंगी, उसे कुछ घंटे की नींद मिलेगी, उसने स्वयं से कहा। यह सब ठीक है, उसने फिर से छत पर जाने पर कहा। बिजली फिर आ गई है, आइए मैं आपकी मदद करती हूँ, आपको अपने बिस्तर पर कुछ देर बाद नींद आ जाएगी। मुझे अकेला छोड़ दो, उसने जवाब दिया, काफ़ी धीरे से। क्यों क्यों, वह रोई। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, आप अपने बिस्तर में लेट सकते हैं, आप काफ़ी आराम महसूस करोगे। मुझे अकेला छोड़ दो, उसने फिर शांत आवाज में कहा। अब मौसम ठंडा हो गया है। यह था सुबह ने शहर की दीवारों के नीचे धीमी गति के साथ नदी जमुना जागृत हो चुकी थी और यह शहर की छत ताजी और ताजा और नाजुक जगहों की छतों पहुंच गई थी। यह अपने साथ सुबह की रोशनी, नाजुक और मीठी हवा आ रही थी जो कृत्रिम रोशनी की उज्जवल चमक के विपरीत इसने आकाश के गुंबद को ऊंचा उठा दिया, वहां तक अंधेरे को फैला दिया। बहुत पीला हो गया और धीरे धीरे नीले और मावे के रंगों ने इसे हल्के से रंग दिया। बूढ़ा आदमी सपाट और स्थिर था, टकटकी लगाए, उसका मुंह खुला पड़ा था, मानो नदी उसमें ठंडा और ताजा पानी डाल देगी। फिर पंखों के एक भंवर और फटफड़ाहट के साथ कबूतरों का एक झुंड ऊपर की ओर उड़ा और आकाश के गुंबद में फैल गया। दूधिया पत्थर की भांति सूरज की रोशनी प्रकाश के प्रिज्म में बदल गए। फिर वे सुबह के नर्म गहरे नीले रंग में गायब हो गए। तो इस तरीके से कहानी अंत होती है और इस में बताया गया भी इसी वक्त मिस्टर बासु की डेथ हो जाती है, वहीं छत के ऊपर मंजे पे ही वो आखिरी सांस लेते हैं और इसके साथ ही स्टोरी का अंत होता है। थैंक यू।